मुस्लिम लीग की नीतियों और उनके आंदोलनों के कारण हिंदू मुसलमानों में दरार पड़ चुकी थी। उनमें मनमुटाव बढ़ गया था और उनमें मिलजुल कर रहने की भावना ख़त्म होती जा रही थी। देश के विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के भागों में हिंदू मुसलमानों के मध्य दंगे भड़क उठे और रक्तपात शुरू हो गया। दोनों उनकी सरकारें इन दंगों को रोक पाने में सफल नहीं हो पा रही थी। ऐसी विकट स्थिति में दोनों देशों के मध्य एक समझौता हुआ जिसे नेहरू लियाकत पैक्ट कहते हैं। इस समझौते के अनुसार दोनों ओर की जनसंख्या अदली बदली करने का निर्णय लिया, जिसमें पश्चिम पंजाब जो कि पाकिस्तान में है उससे सभी हिंदू सिख भारत में आने थे और पूर्वी पंजाब जो कि भारत में है इससे सभी मुसलमान पाकिस्तान को जाने थे। इस प्रकार दोनों देशों में जनसंख्या की अदला बदली शुरू हो गई। करोड़ों निर्दोष लोग अपने अपने घरों को छोड़कर शरणार्थी बने दूसरे अनजान देश में जाने पर मजबूर हो गए। इस अदला बदली में हज़ारों निर्दोष लोग मारे भी गए। इससे भी गांधी जी बहुत दुखी हुए। अब वे चाहते थे कि भारत और पाकिस्तान आपस में दो अलग हुए भाइयों की तरह प्रेम से रहे। उन्होंने काफ़ी प्रयास किया कि जिससे भारत में शेष बचे मुसलमान प्रेम पूर्वक रहें और हिंदू मुसलमान के बीच दंगे ना हों। देश के बंटवारे के समय उन्होंने भारत सरकार से पाकिस्तान को कई रियासतें भी दिलवाईं। वैसे भारत में कुछ लोगों ने इस विषय पर भी गांधी जी का विरोध किया। आखिर में 30 जनवरी सन 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी। इस प्रकार हिंदू मुस्लिम एकता के लिए गांधी जी शहीद हो गए। देश की स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु किए गए उनके कार्यों के लिए देश उन्हें हमेशा याद करता रहेगा। मुस्लिम लीग की द्वेषपूर्ण और अत्यंत ही सांप्रदायिक नीतियों का भारतीय समाज पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा और देश के दो बड़े समुदायों में मेलजोल के स्थान पर कड़वाहट पैदा हो गई, जिसकी वजह से हिंदू मुस्लिम दंगे और फसाद हुए और लाखों लोग मारे गए। इस प्रकार देश स्वतंत्र तो हुआ, लेकिन भारत के विभाजन के रूप में और हिंदू मुसलमानों में कटुता बढ़ने के रूप में देश को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। पाकिस्तान से भारत में आए हिंदू सिख लोगों को बसाने के लिए फिर बसाओ विभाग का सरकार ने गठन किया और भारत सरकार द्वारा इसकी पूरी सहायता भी की गई। स्थानीय लोगों की ओर से भी उन्हें सहयोग मिला। इन सब कारणों से ये लोग अपने पांव पर खड़े होते गए और आज ये जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आत्मनिर्भर होकर शान से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में राष्ट्रीय सरकार का गठन किया गया, जिसमें वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री बने। संविधान का प्रारूप तैयार करने हेतु संविधान सभा का गठन किया गया और इस सभा में डॉक्टर अंबेडकर भी एक सदस्य के रूप में शामिल थे। संविधान का प्रारूप पूरे विचार विमर्श से किया गया और 26 जनवरी सन 1950 में यह देश में लागू हो गया और भारत के पहले राष्ट्रपति बने श्री राजेंद्र प्रसाद जी। जवाहरलाल नेहरू एक उच्च शिक्षा प्राप्त दूरदर्शी नेता थे। उनके नेतृत्व में सरकार बनने पर देश के उत्थान हेतु और जनता के हित में कार्य किए जाने लगे। पंजाब में भाखड़ा डैम का निर्माण और उससे नहरों का निर्माण हुआ, जिससे फसलों के लिए जल उपलब्ध होकर देश अनाज की आवश्यकता में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने लगा। इसके साथ ही देश में उद्योगों को भी बढ़ावा दिया जाने लगा। देश प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति की ओर अग्रसर हो रहा था। इसी कारण उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के कुछ दिनों बाद पाकिस्तान ने अपनी सेना को कबालियों के वेश में कश्मीर पर आक्रमण करने के लिए फिर भेज दिया। उस समय कश्मीर का राजा हरि सिंह असमंजस की स्थिति में था और वो कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था कि भारत या पाकिस्तान में से किसे चुना जाए। पाकिस्तानी आक्रमणकारियों से अपनी और कश्मीर की रक्षा के लिए महाराजा हरि सिंह ने फिर भारत में शामिल होने के लिए भारत से प्रार्थना की और भारत सरकार ने इसे तुरंत मान लिया और कश्मीर की रक्षा हेतु अपनी सेना को भी भेजा। जब भारतीय सेना कश्मीर को पाकिस्तानी सेना से खाली करवा रही थी और इसका कुछ भाग खाली करवाना शेष था,
तभी श्री नेहरू इस विषय पर यूएनओ सुरक्षा परिषद में चले गए, जहां जंग बंदी की घोषणा कर दी गई, जिसके कारण कश्मीर का एक बड़ा भाग पाकिस्तान के कब्जे में ही रह गया। बाद में यूएनओ में इस विषय में आत्मनिर्णय का प्रस्ताव भी पास किया गया। पूरे कश्मीर को खाली न करवा के यूएनओ में जाना उस समय भारत सरकार की, या यूँ कहिए पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहुत बड़ी भूल थी, और इसी वजह से कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच अनावश्यक रूप से विवाद का विषय बनकर दोनों के बीच में कड़वाहट का कारण बना रहा। शेख अब्दुल्लाह अपनी भारत विरोधी नीतियों के कारण जेल में बंद था। भारत सरकार ने उसे जेल से निकालकर कश्मीर का प्रधानमंत्री बना दिया और उसके कहने पर भारतीय संविधान में धारा 370 शामिल कर ली गई, जिससे कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा मिला। असामाजिक देश विरोधी तत्व और अलगाववादी शक्तियां इस धारा का अनुचित लाभ उठाते हुए काफ़ी लंबे समय तक भारत और पाकिस्तान के बीच एक विवाद का विषय बनाए रखे रहीं। भारत की आज़ादी के बिल के अनुसार भारत में उस समय लगभग 500 देसी रियासतें थीं। इन्हें भारतीय संघ में शामिल करने का कठिन कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया। सरदार पटेल ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और सूझबूझ से सभी देसी रियासतों को भारतीय संघ में मिलने के लिए सहमत करवा लिया। इसीलिए सरदार पटेल को कठिन निर्णय लेने वाला लौह पुरुष कहा जाता है। चीन, जो कि आरंभ में यूएनओ का सदस्य नहीं था, अमेरिका और पश्चिम देश साम्यवादी चीन को चीन का प्रतिनिधि मानते ही नहीं थे। नेहरू जी ने साम्यवादी चीन को असली चीन मान लिया और उनके ही प्रयासों से साम्यवादी चीन यूएनओ का सदस्य बना। सदस्य बनकर सुरक्षा परिषद का एक स्थायी सदस्य बन गया। परंतु साम्यवादी चीन ने भारत के प्रति कोई एहसान न माना, बल्कि 1962 में भारत पर आक्रमण कर दिया और हमारे भारत की हजारों वर्ग मील का क्षेत्र हथिया लिया। भारत उस समय सैनिक दृष्टि से युद्ध के लिए तैयार नहीं था, इसलिए चीन के हाथों हमारी, या यूँ कहिए भारत की हार हुई। बाद में यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण चीन पीछे हट गया, लेकिन भारत के एक बड़े भूभाग पर उसका नाजायज़ कब्जा अब भी बना हुआ है, क्योंकि यह क्षेत्र उसने खाली नहीं किया है। इस घटना से नेहरू जी को काफ़ी गहरा सदमा लगा और सन 1963 में वे संसार से विदा हो गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद श्री लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने। वे बहुत ही नेक, ईमानदार और धार्मिक प्रवृत्ति के नेता थे। उन्होंने श्री नेहरू के विकास कार्यों को आगे बढ़ाया। सन 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर फिर से आक्रमण कर दिया। वहाँ का तानाशाह जनरल अयूब अभिमान में भरकर कहता है, धोती पहनने वाला ये मेरा क्या मुकाबला करेगा। हम तो घूमते घूमते दिल्ली पहुँच जाएंगे और दिल्ली की जामा मस्जिद में नमाज अदा करेंगे। शास्त्री जी ने कुछ नहीं कहा, केवल मुस्कुरा दिए। युद्ध में भारत के सामने पाकिस्तान की मुँह की खानी पड़ी। अमेरिका से मिले अनेक पेंटन टैंकों को नष्ट कर दिया गया। हमारे सैनिक पाकिस्तान के बहुत अंदर तक घुस गए और लाहौर के निकट तक चले गए। तब शास्त्री जी ने कहा, वे तो दिल्ली नहीं आ सके, लेकिन हम टहलते टहलते लाहौर ज़रूर आ गए। इस युद्ध में पाकिस्तान के विरुद्ध भारत का पलड़ा भारी रहा और पाकिस्तान के कई क्षेत्रों पर भारत का कब्जा हो गया। समझौते के लिए सोवियत यूनियन ने भारत और पाकिस्तान को ताशकंद में बुलाया। भारत के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जनरल अयूब खान वहां पहुंचे। सोवियत यूनियन की मध्यस्थता से दोनों देशों में समझौता हुआ और दोनों देशों की सेनाएं अपने अपने क्षेत्रों में वापस आ गईं। इस समझौते को ताशकंद समझौता कहते हैं। समझौते के बाद ताशकंद में ही शास्त्री जी को दिल का दौरा आया और वे स्वर्ग से धार गए। हालांकि गुप्त सूत्रों के द्वारा यह जानकारी मिली है
कि उनके दिल के दौरा आना की जो खबर है वो सही नहीं है और उन्हें मारने का षड्यंत्र रचा गया था। खैर, इस विषय में हमारे पास कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है। शास्त्री जी के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री बनी। वे दृढ़ निश्चय वाली और एक कुशल प्रशासक थीं। उनके शासनकाल में देश की प्रगति के कार्य जारी रहे, परंतु पाकिस्तान अपनी आदत से कमज़ोर रहा। वो बार बार कश्मीर को अपना ही हिस्सा बताता रहा। ऐसे में पाकिस्तानी में एक राजनीतिक तूफान उठा। पूर्वी पाकिस्तान की आबादी पश्चिमी पाकिस्तान से ज़्यादा थी। इस कारण पूर्वी पाकिस्तान से संसद के लिए ज़्यादा सदस्य चुने जाते थे। उस समय पाकिस्तान में चुनाव हुए जिसमें शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में आवामी लीग ने पूर्वी पाकिस्तान की सभी सीटें चुनाव में जीत ली और पाकिस्तान की संसद में आवामी लीग को बहुमत प्राप्त हो गया और इसलिए शेख मुजीबुर रहमान ने सरकार बनाने का अपना दावा पेश किया, जिसका पश्चिमी पाकिस्तान के नेता जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कड़ा विरोध किया और आवामी लीग के दावे को स्वीकार नहीं किया। पूर्वी पाकिस्तान में इस विषय को लेकर विरोध की आवाज़ें उठनी शुरू हुई, जो पश्चिम पाकिस्तान के मनमाने और तानाशाहपूर्ण व्यवहार के विरुद्ध एक आंदोलन में बदल गया। सन 1971 में तब पाकिस्तानी सेना ने, जिसमें पश्चिमी पाकिस्तान वालों की संख्या अधिक थी, पूर्वी पाकिस्तान के इस आंदोलन को बहुत कठोरता से कुचलना शुरू किया और वहाँ के लोगों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार भी किए। अब फिर क्या होना था? वहाँ से भी अर्थात पूर्वी पाकिस्तान से भी भागकर लाखों लोग वापस हमारे ही भारत में आए। पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना का मुकाबला करने के लिए भारत ने फिर से मुक्ति वाहिनी का गठन किया और पाकिस्तानी सेना से इसका संघर्ष शुरू करने के लिए भेजा। भारत ऐसे समय में पूर्वी पाकिस्तान से भागकर आए हुए शरणार्थियों की समस्या से जूझ रहा था और पाकिस्तानी सेना का पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर अत्याचार बढ़ता जा रहा था, जिसके कारण पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थियों का भारत में आना जारी रहा। विवश होकर भारत को पूर्वी पाकिस्तान के समर्थन में हस्तक्षेप करना पड़ा। मुक्ति वाहिनी और भारत के सैन्य समर्थन के समक्ष पाकिस्तानी सेना टिक नहीं पाई और पूर्वी पाकिस्तान में 95,000 के लगभग पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस प्रकार विश्व मानचित्र पर बांग्लादेश के नाम से एक नया राष्ट्र उभर कर आया और शेख मुजीबुर रहमान वहाँ के प्रधानमंत्री बनाए गए। भारत ने इस नए राष्ट्र को तुरंत मान्यता दे दी। देश में लोकसभा के लिए चुनाव हुए। इंदिरा गांधी के विरुद्ध चुनाव में राजनारायण खड़े हुए। इसमें राजनारायण चुनाव हार गए। उन्होंने इंदिरा गांधी के विरुद्ध एक चुनाव याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी। कोर्ट ने अपने निर्णय में इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया। इंदिरा गांधी ने इस बात से गुस्से में आकर 1975 में देश में आपात स्थिति घोषित कर दी। आपातकाल की घोषणा का विरोध करने वाले अनेक विपक्ष के नेताओं सहित हजारों लोग जेल में डाल दिए गए। देश में चारों ओर भय का वातावरण था। भारत के इतिहास में इस काल को काला युग कहा गया। जनता बहुत ज़्यादा परेशान थी और आखिर में 1977 में आपातकाल हटा लिया गया। देश में संसद के लिए चुनाव की घोषणा कर दी गई। कांग्रेस पार्टी के विरोध में सभी पार्टियां एकजुट हो गईं और जनता पार्टी के नाम से एक नई पार्टी बनाई गई। चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार हुई और जनता पार्टी की सरकार बनी। श्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी। अटल बिहारी वाजपेयी, जगजीवन राम, लाल कृष्ण आडवाणी और चौधरी चरण सिंह जैसे बड़े बड़े नेता इस सरकार में शामिल हुए, लेकिन व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और तोड़फोड़ की नीति के कारण ये सरकार ज़्यादा समय तक चल नहीं पाई और जनता पार्टी दो भागों में बट गई। जनता पार्टी से अलग हुए चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस की सहायता से केंद्र में अपनी सरकार बना ली, लेकिन बहुत जल्दी ही कांग्रेस पार्टी ने उनसे समर्थन वापस ले लिया और फिर ये सरकार भी गिर गई।
चौधरी चरण सिंह की सरकार के गिर जाने पर देश में संसदीय चुनाव हुए और कांग्रेस पार्टी फिर से सत्ता में आ गई और इंदिरा गांधी देश की फिर से प्रधानमंत्री बन गई। उस समय शेष बची जनता पार्टी में यह आवाज़ उठने लगी कि पुरानी जनसंघ के लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से अपना नाता तोड़ दें, लेकिन जनसंघ के लोगों ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया। विवश होकर पुराने जनसंघ के लोगों ने जनता पार्टी को छोड़कर एक नई पार्टी बनाई जिसे हम भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानते हैं और इसके प्रधान को बनाया श्री अटल बिहारी वाजपेयी। इस प्रकार 1980 में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी का विकल्प बनकर लोगों के सामने आई। देश उस समय अनेक चुनौतियों से जूझ रहा था। देश के पंजाब राज्य में खालिस्तान बनाने की मांग उठ रही थी और इसके नाम पर कुछ लोगों द्वारा आतंकवादी गतिविधियां भी चल रही थी। जर्नैल सिंह भिंडारावाला खालिस्तान की मांग के समर्थन में भारत सरकार के विरुद्ध आग उगल रहा था। उसके अति उग्र भाषणों से पंजाब में उग्रवाद जोर पकड़ रहा था। हजारों लोग आतंकवादियों द्वारा मारे जा रहे थे। देश में और ख़ासकर से पंजाब में लोग आतंक के साए में जी रहे थे। भिंडारावाले के नेतृत्व में उग्रवादियों ने श्री हरमंदिर साहिब को अपना कार्यस्थल और शरण स्थली बनाकर रखा हुआ था। देश में उग्रवादी गतिविधियां विशेषकर पंजाब में बढ़ती जा रही थीं। बसों से, गाड़ियों से उतार कर लोगों को मारा जा रहा था और सब और भय का वातावरण था। ऐसे कठिन समय में सरकार को कुछ समझ नहीं आया कि क्या किया जाए। आखिर में मजबूर होकर देश में आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए और आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए भारत सरकार ने श्री हरमंदिर साहिब को उग्रवादियों से मुक्त करवाने के लिए सैनिक कार्यवाही का सहारा लिया। इसे ब्लू स्टार ऑपरेशन कहा गया। इस सैनिक कार्यवाही में अनेक आतंकवादियों सहित भिंडारवाला भी मारा गया। श्री हरमंदिर साहिब का भारतीय जनता की दृष्टि में, खासकर से सिख समाज में, बहुत ज़्यादा सम्मानित और ऊंचा स्थान है। इस सैनिक कार्यवाही से सिख समाज बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया और सन 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या उन्हीं के 2 सिख सुरक्षा कर्मियों द्वारा कर दी गई, जिससे देश दुख शोक से ग्रस्त हो गया।